ई गवर्नेंस में क्या क्या था यूपीएससी के सिलेबस में? ई गवर्नेंस में क्या क्या पॉइंट्स थे? सक्सेसेस और मॉडल्स। करें स्टार्ट? हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, कल हमने सिटीज़न चार्टर किया था, आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में सेवोत्तम मॉडल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सोशल ऑडिट करेंगे, ये भी एक टूल है आईसीटी को यूज़ करने का। फिर हम थर्ड देखेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में यूपीएससी में क्लियरली ये 5 पॉइंट्स मेंशन्ड है, विच इज़ द एप्लीकेशंस, पोटेंशियल, लिमिटेशन, सक्सेसेस और मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। और उसके बाद हम सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2020 में जो मेंस में आया गवर्नेंस का, ठीक है। तो कल मैंने सिटीज़न चार्टर पढ़ाया था, कोई बताएगा पहले क्या पढ़ा था कल हमने? सिटीज़न चार्टर क्या होता है? वहाँ क्या दिख रहा है? हाँ बोलो, सेट ऑफ कमिटमेंट्स। हाँ ठीक है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि ये सर्विसेज हम देते हैं, इस टाइम में देते हैं, ये ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, सिंपल्स। लेकिन इसकी कुछ मैंने वो भी बताए थे डिसएडवांटेजेस किसी बिल्कुल, और बाइंडिंग नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ज़्यादा अप्रोच है। हाँ, यूजली क्या होता है, एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री का कॉपी करके डाल देती है, कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच चलता है, कोई कस्टमाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था, ओके, यू वर नॉट देयर ना कल। अब हम पढ़ेंगे सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, एक स्टेप आगे है सिटीजन चार्टर से। जो आपने मुझे डिसएडवांटेज बताया सिटीजन चार्टर का कि कोई इवैल्यूएशन नहीं था, बस लोग फॉर्मेलिटी के लिए ऑफिस के बाहर लगा रहे थे, कोई अपडेशन नहीं था, कोई फीडबैक नहीं ले रहा था, तो बस एक नाम के लिए हो रहा था ये, पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था एक्चुअली में, ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही थी स्टेक होल्डर्स की। एक स्टेप आगे आए हम और हमने निकाला सेवोत्तम मॉडल। द एम ऑफ दिस मॉडल इज़ द सेम, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, सेम चीज़ कर रहा है ये जो सिटीज़न चार्टर कर रहा था, लेकिन इसमें इवैल्यूएशन, फीडबैक, असेसमेंट और इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप होगा। दैट मीन्स इट इज़ असेसमेंट कम इम्प्रूवमेंट मॉडल, ठीक है। इसको हम तोड़ेंगे सेवा उत्तम, विच मीन्स बिल्कुल एक्सीलेंस इन सर्विसेज, ठीक है। इट वॉज recommended बाय सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड मॉडल नाउ, ठीक है। फॉर पब्लिक सर्विस डिलीवरी। और क्या लिख सकते हैं इसमें हम? इट इज अडॉप्टेड टू रिमूव द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फॉर्मर मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेवोत्तम मॉडल, ठीक है, एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सेवा प्लस उत्तम। सेकेंड ARC ने इसको रेकमेंड किया था, अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसे स्टैंडर्ड मॉडल के तौर पे यूज़ करती हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ स्टार्ट कर दिया। क्या है ये? असेसमेंट कम इम्प्रूवमेंट मॉडल, मतलब जो आपकी प्रेजेंट सर्विसेज, जो प्रेजेंट मॉडल है उसे ये असेस करेगा, इवैल्यूएट करेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालेगा और फिर रेगुलर मॉनिटरिंग से इम्प्रूवमेंट भी करेगा, ठीक है। तो क्या है? असेस द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो भी आप प्रोसेसेस कर रहे हो
उसकी क्वालिटी को उसको असेस करेगा और आपकी जो सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ठीक है। इसके 3 मेन मॉडल्स होते हैं, ये लिख लिया सबने। इसके 3 मेन मॉडल्स होते हैं, सॉरी मॉडल्स नहीं, मॉड्यूल्स। 3 मॉड्यूल्स में काम करता है, 3 मॉड्यूल्स। पहला है सिटीजन चार्टर। जो सिटीजन चार्टर हमने पहले पढ़ा था वो वन ऑफ द मॉड्यूल है, इसका भी पार्ट है वो, ठीक है, इसके पार्ट पे काम करता है इस मॉडल में। सो दिस इज सिटीजन चार्टर। सेकंड हो गया आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल, और थर्ड मॉड्यूल है एक्सीलेंस इन सर्विसेज। ठीक है, ये 3 इसके मॉडल हैं। दिस ब्लॉक डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू ड्रॉ। जब भी आपको सेवोत्तम मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाए या कभी भी आपको लगता है कि गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन है और आप ये पॉइंट डाल सकते हो उसमें, यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। 3 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं सेवोत्तम मॉडल के। अब इसको हम एक एक पढ़ते हैं। सिटीजन चार्टर अभी पढ़ा हमने, कल भी पढ़ा था। क्या होता है सिटीजन चार्टर? एक सेट ऑफ कमिटमेंट्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस करती है सिटीजन्स को, ठीक है, कि हम ये देंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या हो गया कि आपकी कंप्लेंट्स, आपके इश्यूज, आपके कंसर्न को वो सुनेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ये नहीं कि सिर्फ आपने बोल दिया है कि हाँ हम करेंगे और फिर भूल गए, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको वो सॉल्व करना होगा। तीसरा एक्सीलेंस, हर एक स्कीम को हर लेवल पे मॉनिटर करना है और कोशिश यही करनी है कि इम्प्रूवमेंट होता जाए, स्टेटस को नहीं मेंटेन करना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेटस को कि एक स्कीम है चलने दो, नहीं, हर पॉइंट पे, हर इंटरवल पे उसे इवैल्यूएट, स्टेक होल्डर से उसका आप रिव्यू लेंगे, फीडबैक लेंगे और इम्प्रूवमेंट लेंगे उनके सजेशन से। ठीक है, वो हो गया आपका एक्सीलेंस। मतलब कि हमको स्ट्राइव करना है कि हम इम्प्रूवमेंट करते रहें। ठीक है, हर दिन हम इम्प्रूवमेंट करते रहें, एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हम इम्प्रूव करते रहें। तो ये हो गया आपका एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये 3 मेन मॉड्यूल्स हैं। अब इसकी 7 स्टेप्स होती हैं, 7 स्टेप्स ऑफ सेवोत्तम मॉडल। ये टर्म्स अब फेमिलियर तो लग रहे होंगे आपको 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद। जैसे फर्स्ट क्लास में होता है ये क्या लिखा है समझ नहीं आता, अब फेमिलियर लग रहे हैं। ये कीवर्ड्स हैं, पॉलिटी गवर्नेंस में ये यूज़ होंगे। अब अगर आपका पब ऐड होता तो ये आपको बेसिक लगते क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं लगता आपको, लेकिन सिंस वी आर जनरल स्टडीज़ के हम पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये सारी टर्म्स यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है, थर्ड आता है आपका 7 स्टेप से। आई एम राइटिंग दीज डाउन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। I am writing each of the steps and then we'll discuss each step in detail. बिल्कुल, परफेक्ट। जब हम ये सारे स्टेप्स पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि ये सिटीजन चार्टर का एक फर्दर डेवलपमेंट है और क्लियरली मेंशन्ड होगा इसमें एज कम्पेयर टू सिटीजन चार्टर। इवैल्यूएट और मॉनिटर में क्या डिफरेंस होता है? सोचो, अभी मैं पूछती हूँ, कोई एक बताएगा। आज वो नहीं आई आपके साथ वाली?
ये 7 स्टेप्स हैं सेवोत्तम मॉडल का, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है मॉनिटरिंग में और एवेल्युएशन में। कोई बताना चाहेगा? बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। और एवेल्युएशन बिल्कुल। एवेल्युएशन मतलब आप उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को देखेंगे, ठीक है। और रेगुलर एवेल्युएशन का मतलब है फिर आप उसके नेगेटिव्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एवेल्युएशन में आप एवेल्युएशन मतलब किसी चीज़ का कैसे, अगर आपकी मार्कशीट वो होती है, आंसर शीट एवेल्युएट होती है, इसका यही मतलब होता है कि आप नंबर में दिखा रहे हैं उसे कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव। आप उसके एक एक पॉजिटिव एक एक नेगेटिव्स को देखेंगे और फिर उसके नेगेटिव्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस डिटेल में, इसको हम एवेल्युएशन कहते हैं। मॉनिटरिंग हो गया बर्ड आई व्यू, आप कोई भी स्कीम को मॉनिटर करके देख रहे हो कि हाँ ये चल रही है, ये चल रही है, चल रही है। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करना है तो वो होगा आपका एवेल्युएशन, ठीक है। पढ़ते हैं इसको एक एक स्टेप, पहले लिख लीजिए फिर पढ़ते हैं। लिख लिया? फर्स्ट है डिफाइन सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट्स। सिटीजन चार्टर भी ये काम कर रहा था, ये सर्विसेज दे रहे हैं, आप हमारे क्लाइंट्स हैं। ये जैसे कि मान लीजिए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, वो किन से डील करेगा? वो शेड्यूल कास्ट लोगों से डील करेगा। और उनके फॉर्म में किसी ने और ने अगर उन्होंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट की, उसमें डील करेगा। तो प्राइमरी क्लाइंट्स क्या हो जाएंगे उसके? शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो हम सर्विसेज को डिफाइन कर रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि कौन बंदा हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है ये सर्विसेज, ठीक है, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। सेकंड है हमने रूल्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमने स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स हर एक सर्विस का बता दिया है कि ये सर्विस अगर हम दे रहे हैं तो आपको इस रूल्स को फॉलो करना है इस सर्विस को मांगने के लिए, या हम किस रूल को फॉलो कर रहे हैं सर्विसेज को देने के लिए, ठीक है। हम इस सेट स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट द सेट स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली कैपेबिलिटी में आ सकती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, आपका बजटिंग आ सकती है, आपका ट्रेंड पर्सनल आ सकता है। मतलब ऑफिस में हमें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाने हैं ताकि हम अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, ठीक है। वो हो गई आपकी कैपेबिलिटीज़। कैपेबिलिटी में बहुत कुछ आ सकता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ सकता है कि हमें ऑफिशियल्स के ट्रेनिंग देनी है, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है, इसमें आपकी पैसे, मनी, बजट, ये भी आ सकता है, टाइम लिमिट भी आ सकती है। तो हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। जैसे मैं आप लोग को बोलूँ कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए आपके पास, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, ठीक है, और मेमोरी होनी चाहिए कि पढ़ने के बाद कुछ याद रहे। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। आप इसको और पहले डिफाइन कीजिए, डेवलप कीजिए और उसको और इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। फिर है परफॉर्म टू अचीव दी स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली ऑफिस में काम नहीं होगा तो स्टैंडर्ड्स कैसे अचीव करेंगे, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही चीज़ आ सकती है, एफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट दी सेट स्टैंडर्ड्स। हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हम 2 साल में ये टारगेट अचीव करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड है। क्या हमने उस स्कीम से हमने जैसे परफॉर्म किया, हमने अचीव किया उस 2 साल में? और कितना अचीव किया? 80% अचीव किया तो हम उस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके बाद ऑब्वियसली एवेल्युएट मैंने आपको बताया, हर स्कीम का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे और उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि बेनिफिशियरीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, लोगों तक पैसा पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या राशन लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, लोग स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, साफ़ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। प्लांटेशन ड्राइव्स जो हम कराते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कराते हैं कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो लग गया मिनिस्टर का कि भाई एक प्लांट लगा दिया, लोग एक्चुअली उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फीमेल फीटिसाइड नहीं हो रहा है, रुक रहा है, गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही हैं, सेक्स रेशो मेंटेन्ड है। ये सारी चीज़ें को इवेलुएट करना ग्रास रूट लेवल पे, इसी को हम छोटे छोटे ऑफिसर्स को इसलिए बोलते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें डे टू डे डील करना है लोगों से, ठीक है। तो इवेलुएट करना है एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। अब
इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि कोई न्यूट्रल बॉडी इसको एवेलुएट करेगी, कि ये नहीं कि ऑफिस के लोगों से ही ऑफिस का काम आपने एवेलुएट करा दिया, ऑब्वियसली वो पार्शियल होंगे, बाइज्ड होंगे। तो हमें एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मतलब हमें एक न्यूट्रल पार्टी को बोल के इसको एवेलुएट कराना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इंस्पेक्शन, दूसरी पार्टी आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हमको उसको बढ़ावा देना है कि हम ऐसे ही नहीं इवैल्यूएट कर देंगे कि हाँ स्कीम हमने चालू की है, सर ने चालू की है, कलेक्टर साहब ने, तो वो अच्छी ही चल रही होगी, नहीं। अगर उसके कोई प्रोज हैं, उसके कोई कॉन्स हैं, उसे इवैल्यूएट करना और उसको इम्पैक्ट को भी असेस करना। और लास्ट है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग करोगे, जब आप रेगुलर मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन करोगे किसी स्कीम का, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है। पहले आप उसको एक्सेप्ट करो उन प्रॉब्लम्स को, और फिर एस्पायर करो कि हम छोटे 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 रूप में उसको इम्प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली इंडिया एज अ जाइंट कंट्री, आप एकदम से कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। पहले वो पेपर पे होती है, फिर उसका प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसके बाद वो बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट होती है, छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। तो हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है। हम बोलते हैं ना कि आप कंट्री चल जाएगी अगर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट संभाल लिया। तो अगर आप छोटे रूप में अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा चला लेंगे, आपका स्टेट अच्छा चलेगा, आपका स्टेट अच्छा चलेगा, आपका कंट्री अच्छा चलेगा। हम अगर हमें कलेक्टर बनाया जाता है तो हमें एक छोटे ऑफिस का चार्ज दिया जाता है, तो हमें सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में अपना काम अच्छे से करना है। अगर आप वो कर रहे हो ना, दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर योर सर्विसेज एंड फॉर यू एज वेल, ठीक है। आपको उस कंटेंट में अपने उतने ही एरिया में आपको देखना है आपका क्या काम चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। उसी को आप अच्छा करते रहो, उसी को आप हर बार एवेलुएट करके इम्प्रूव करते रहो। यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कोई भी जॉब को करने का। हम बोलते हैं ना कोई छोटा काम है या बड़ा काम है, ये नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, भोपाल का जो कलेक्टर, ऑब्वियसली अब मैं वहाँ से हूँ तो मुझे वहाँ की ज़्यादा खबर पता है, वहाँ के कलेक्टर ने खुद नाले में उतर के कचरा निकाला है। उसको क्या पड़ी है, उसको क्या पड़ी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कितने बंदे होंगे, लेकिन उसको एक एग्जाम्पल सेट करना था कि कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता है। और उसको इनएफिशिएंट लग रहा था कि मैं फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा हूँ, कोई मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा, तो मैं खुद जाके कचरा निकाल लेता हूँ, ठीक है। वो ऑब्वियसली न्यूज़ बन गई, उसका वो नहीं था इंटेंशन कि न्यूज़ बन जाएगी, बट ये अच्छा ही हुआ कि अवेयरनेस भी फैली कि हाँ आप एक कलेक्टर बन जाते हो तो आपको सिर्फ कुर्सी पर ही नहीं बैठना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि मिड डे मील स्कीम, ये मेरे सामने का देखा हुआ, मैं फादर वॉज ऑल्सो डेप्यूटी सेक्रेटरी, ये मैंने खुद देखा हुआ है। जब वो सीईओ थे जिला पंचायत, ठीक है, मैं उनके साथ गई हुई थी, आसपास कई गांव था, तो हम ऐसी फैमिली के साथ गए थे, तो हम उनके साथ चले गए। तो वहाँ पे मिड डे मील स्कीम एक औरत बना रही थी जो विडो थी, ठीक है। तो गांव वालों ने ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हमारे बच्चे इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि ये गलत, हमारी सोसाइटी के लिए ये गलत है, ठीक है। तो पापा ने क्या किया, मेरे कुछ नहीं किया, उन्होंने चिल्लाया या कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि आप दोनों तरफ हैंडल नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस लेडी को बोला कि खाना लेके आओ, फिर मुझे भी उन्होंने वो खाना खिलाया और खुद भी खाया सबके सामने। दाल चावल ही था वो, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर मेरा बच्चा ये खा सकता है, मैं खा सकता हूँ, तो आप लोग भी खा ही सकते हो, ठीक है। यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। आप जैसे जैसे आप अपना काम करने लग जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि ज़रा सा अगर आप चिल्लाओगे तो वो एक न्यूज़ बन जाएगी, ठीक है। और विलेजर्स आप पे ना बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनको लगता है बहुत बड़ा ऑफिसर आया है, ऑब्वियसली बहुत पावर है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो आप पे भरोसा करते हैं कि आप जो बोलोगे, आप उनकी चीज़ों को सुनोगे, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। तो जब आप पे भरोसा वो करते हैं, तो आप जब ऐसी कोई चीज़ करते हो तो उनको भरोसा हो जाता है। अगर आप वहाँ पे चिल्लाने लग जाओगे ना, तो नेक्स्ट टाइम वो सुनेंगे नहीं आपकी, या क्या पता आप मीटिंग्स में भी ना आए, ठीक है। तो इसलिए जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 73rd जो अमेंडमेंट हुआ है, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि ग्राम सभा को एक एम्पावर्ड कमिटी बोल दिया गया है, ठीक है। मतलब जितने भी ग्रास रूट लेवल पे पावर्स हैं वो सब ग्राम सभा के पास है। तो ग्राम सभा पंचायत सीरीज़ में अगर किसी ने देखा होगा, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग पावर होती है, वो अपने लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ उठते हैं, बैठते हैं, पले बड़े होते हैं। तो गांव वाले कलेक्टर की बात नहीं सुनेंगे, गांव वाले पंच की बात सुनेंगे, सरपंच की बात सुनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक सिनर्जी बिठानी होती है सरपंच के साथ, हमें उसको पहले कन्विंस करना होता है कि ये चीज़ें गलत नहीं है। अगर 100 साल से किसी विडो के हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं, तो गांव वालों को समझाने की बजाय आप सरपंच को समझाओगे, या गांव से कुछ लोगों को एग्जाम्पल सेट करोगे कि कोई 4-5 लोग हैं जो थोड़े भी पढ़े लिखे होंगे, उनको आप बुला के एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि देखिए ये भी तो कर रहे हैं, ये भी तो समझ रहे हैं।
क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, हमें पढ़ने में आसान लगता है, वहाँ पे एक एक महीना लग जाता है लोगों को कन्विंस करने में, एक सिचुएशन तक पहुँचने में, एक कॉमन ग्राउंड तक पहुँचने में। ये मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया कि कंसेंसस होना चाहिए, समझाया था उस दिन, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए 8 गुड गवर्नेंस, यही कंसेंसस है। अब इसमें एक एक दो दो महीने लग जाते हैं सिर्फ स्टार्ट कोशिश करने में कि हम स्टार्ट भी कर रहे हैं कोई चीज़। जैसे घर घर जाके लोगों को कन्विंस किया कि आपके बच्चों को ज़रूरत है पढ़ाई की, ठीक है, खेती भी अगर वो कर रहे हैं तो भी उनको पढ़ाई की ज़रूरत है, उनको उतना ही कन्विंस करना। फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है कि लड़कों को भेजना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे लड़कियों को। तो ये जो कोई भी प्लान जब आता है ना तो 10-10 साल लग जाते हैं उसे एक्चुअली पेपर पे दिखाने में कि हाँ हमने ये किया है, ठीक है। अब हर दिन थोड़ी फ़ोन करोगे कलेक्टर को कि सर मैं आज वहाँ गया था, इन्होंने तो मना कर दिया। कलेक्टर का ये काम थोड़ी है आपकी बातें सुनने का। कलेक्टर तो मंथ एंड में आपकी रिपोर्ट देखेगा कि आपने क्या काम किया है। तो ये सब आपको डील करना होता है। जितना छोटा ऑफिसर होता है उतना स्यापा है उसके सर पे। क्यों? क्योंकि उसको ग्रास रूट लेवल पे डील करना है, ठीक है। कलेक्टर क्या करता है, 6 महीने एक बार आता है, विलेजेस में 2 बार आता है, ठीक है। तो हर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करें कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद कन्विंस करें। और फिर जब आप कन्विंस हो जाओ तो फिर आप कंटिन्यूसली इम्प्रूव करो उस स्कीम को, ठीक है। आया समझ में? कोई कीवर्ड, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने। अब सेवोत्तम मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, वेल एंड गुड, पेपर पे सब अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला तो वही ड्रॉबैक आ गया जो सिटीजन चार्टर में था कि ये भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। सेवोत्तम मॉडल भी गाइडलाइंस ही है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे हो, कितनी भी अच्छी स्कीम हो गवर्नमेंट की, कितनी भी रीसेंट स्कीम हो, आपको हमेशा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बनने वाले हो, लेकिन आपको उसको इम्प्रूव भी करते रहना है। पॉलिटिशियंस की तरह नहीं करना है आपको काम। गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, आपका ऑफिस वहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपको हर स्कीम का नेगेटिव्स पता होना ही चाहिए। और सिर्फ स्कीम नहीं, कोई भी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की कोई भी प्लानिंग है, आप बुराई नहीं करोगे गवर्नमेंट की, ठीक है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलोगे, लेकिन आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म करना आना चाहिए किसी भी स्कीम का, क्योंकि हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। ये आपके इंटरव्यू में भी दिखेगा। ये नहीं है कि आप वहाँ गए, आप एजेंट नहीं हो गवर्नमेंट के कि हाँ सर बहुत अच्छा काम कर रही है, यही गवर्नमेंट सबसे अच्छी है, जितना इम्प्रूवमेंट इस गवर्नमेंट ने किया है किसी, ये नहीं, पॉलिटिकल व्यूज़ हो ही नहीं सकते आपके, ठीक है। आपको वहाँ जाके एक बैलेंस्ड आंसर देना है इंटरव्यू में भी, क्योंकि कई बारी जिनका मेंस अच्छा नहीं जाता वो इंटरव्यू से खींच लेते हैं रैंक, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ है चीज़ों की, आप पढ़ के तो आए हैं लेकिन आपको ऑन द स्पॉट समझ है चीज़ों की, आपको किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हैं वो, ठीक है। हर स्कीम का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको आना ही चाहिए। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो लिख ही देना कि करप्शन है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस स्कीम को रन करने में। क्योंकि विलेजेस में ये भी होता है कि हम क्यों पढ़ाएं अपने बच्चों को, हमें नहीं इंटरेस्ट, हमारा घर चल रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। सबसे पहले ये है कि बोला जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर्स का अभी भी नहीं है, ठीक है। lack of interest especially in rural areas। कई बार तो ये भी होता है मनरेगा में बोलते हैं हम क्यों तालाब बनाएं, ये क्या बेवकूफ़ी है, आप फालतू खुदाई करा रहे हैं हमसे इतने कम पैसों के लिए। कुछ विलेजेस ऐसे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी मदद करना चाह रही है, वहाँ पे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं क्यों खोद रहा हूँ, ये मैं अपनी खेती से कमा लूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि भाई प्लानिंग अभी भी प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग।
कि अभी भी सिर्फ बोलने के लिए सेवोत्तम चल रहा है और इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में अभी भी कमी है। चौथा, इट इज़ लीगली नॉन इन्फोर्सिएबल। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट तो आया है सिटीजन चार्टर से सेवोत्तम मॉडल में। क्या इम्प्रूवमेंट आया कि इसमें मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन रेगुलर इंटरवल्स पे होगा, लेकिन अभी भी ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं। ठीक है, हो गया ये मॉडल। अब पढ़ लिया सेवोत्तम मॉडल, मैंने पढ़ा दिया, यूज़ कहाँ करना है इसका? आर यू एक्सपेक्टिंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ इट? नो। ठीक है, सेवोत्तम मॉडल आएगा आपका आंसर में जब यूज़ होगा तभी भी आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिखने हो। ठीक है, और अगर आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पूछा हो तो आप कंक्लूजन में सेवोत्तम मॉडल डाल सकते हो कि इट्स अ वन स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अलग से मेंशन्ड है सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर इन केस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको कोशिश यही करनी कि या तो मॉड्यूल्स मेंशन कर दो सेवोत्तम मॉडल के जो 3 मैंने बताए थे, या ये जो 7 स्टेप्स मैंने बताई हैं इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ ये लैंग्वेज भी सिंपल ही है, ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि असेसमेंट कम इम्प्रूवमेंट मॉडल है ये, इवैल्यूएशन, रेगुलर मॉनिटरिंग। ठीक है, और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप प्रीलिम्स के लिए तो अगर आप इतना डिटेल में पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स का तो इन एनी केस ये वाला क्वेश्चन कर ही सकते हो आप। क्लियर? ये हो गया आपका सेवोत्तम मॉडल। अब हम करेंगे सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, ऑडिट से क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, ऑडिट से यूजुअली हम यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल की तरफ ही हमारा दिमाग जाता है कि हाँ पैसे सही जगह पे खर्च हुए हैं या नहीं। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जनरल, हाँ, और मैं किसी भी स्कीम को अगर मैं बोलूँ कि ऑडिट कीजिए, उसका क्या मतलब है? ठीक है, किसी भी स्कीम को ऑडिट कीजिए मतलब कोई थर्ड पार्टी देखेगी कि ये स्कीम सही तरह से चल रही है, सही जगह पैसा खर्च हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडिट। अभी तक फाइनेंशियल ऑडिट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, मोस्ट प्रोमिनेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट ऑब्वियसली आप देखोगे एक्सपेंडिचर सही जगह हो रहा है या नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल यूज़ करोगे, यूजली ये सीए करता है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, ये इससे एक स्टेप फॉरवर्ड आ गया आपका सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें पहले तो स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंस के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, अगेन जो मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट सेक्टर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप सारे। अब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनको किस एस्पेक्ट में देखा जाएगा? सबसे पहला तो कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हुआ है, लेबर लॉज फॉलो किए गए हैं या नहीं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन तो नहीं हुआ है, सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं पहुंची है। इन एस्पेक्ट्स पे सोशल ऑडिट काम करता है। ठीक है, कि हम इन्वायरमेंट को भी देखेंगे, हम देखेंगे कि लेबर की डिग्निटी मेंटेन्ड है या नहीं किसी स्कीम को करने के लिए, हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स फॉलो किए गए या नहीं, या कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा लेवल पे काम करता है ये, और हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉज भी फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नैरो कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ इसमें पैसों का देख रहे हैं, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, इट इज़ कंसिडरिंग एवरीथिंग पॉसिबल अंडर इट। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं है, लेबर लॉज है कि नहीं, सोसाइटी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है क्या, सोसाइटल जो हमारा फैब्रिक है वो तो नहीं टूट रहा कि हमने इतनी लड़ाई करा दी कि गाँव वाले ही एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, और लॉज फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो
ये समझाया मैंने आपको कि फाइनेंशियल ऑडिट से मेजर डेवलपमेंट है सोशल ऑडिट। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके इंट्रोडक्शन में। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सोशल ऑडिट इज़ एन ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल अफेक्टेड बाय द स्कीम। ठीक है, मैं लिख रही हूँ डेफिनेशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। is an audit of a scheme jointly conducted by the government and the people especially by those who are affected by the scheme. ठीक है, is an audit of a scheme jointly conducted by the government and the people, especially by those who are affected by the scheme. अब इसके important aspects क्या हो जाएंगे? पहला है कि जब आप लोगों से खुद पूछोगे कि वो क्या चाहते हैं तो लोगों का एक मेंटालिटी डेवलप होगी, स्टेक होल्डर मेंटालिटी। उनको ये फीलिंग आएगी कि हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या उनकी ओपिनियंस जो हैं वो वॉइस की जा रही हैं, या उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जा रही है। ठीक है, दैट इज़ देयर वॉइस इज़ बीइंग हर्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया इफेक्ट। और क्या हो सकता है? टूल है ये इंक्लूसिव ग्रोथ का, जो हमने उस दिन भी पढ़ा था, पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं हम थोड़ी बोल रहे हैं कि विडो है या विमेन है तो वो नहीं आएगी मीटिंग में। ठीक है, वी आर इन्वॉल्विंग एवरीबडी एंड एनीबडी। कोई भी आएगा अपने सुझाव दे सकता है, अपने सजेशंस दे सकता है। ठीक है, तो ये एक टूल है इंक्लूसिव ग्रोथ का। तीसरा आप बोल सकते हो इट सर्व्स एज अ टूल for social accountability of an organization. अब सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या होगी कि द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सोसाइटी, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सिटीजन्स दैट आर अफेक्टेड बाय दैट स्कीम। जो भी उसके बेनिफिशरीज है, ठीक है, उसको आंसरेबल है गवर्नमेंट, अकाउंटेबल है। ठीक है, इन्फोर्सिबिलिटी भी आ जाता है इसके अंदर। और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये हो सकता है कि इट गेन्ड इम्पॉर्टेंस आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। मैंने आपको अभी बताया कि जब हमने ग्राम सभा को एम्पावर्ड किया, हमने ग्राम सभा के लेवल पे जब चीज़ें करनी शुरू करी, तब हमको एक्चुअल पार्टिसिपेशन मिला लोगों का। ठीक है, छोटे लेवल पे, एकदम पंचायत लेवल पे। अब हम देखेंगे, ये क्लियर हो गया? कोई भी पॉइंट जो समझ नहीं आ रहा है? कीवर्ड है सोशल अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्टेक होल्डर मेंटालिटी डेवलप्ड बाय कॉमन सिटीजन, कि उनकी आवाज़ भी सुनी जा रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड social audit. Financial audit takes place based on the principles of financial accountancy. It is only concerned with the financial aspect of a scheme. ठीक है, financial versus social audit. Okay, financial audit is based on the principles of financial accountancy. Majorly concerned with expenditure.
कैग भी करता है ना फाइनेंशियल ऑडिट, सबसे वो भी 3 तरह के ऑडिट करता है, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट वहाँ पे मेजर होता है, ठीक है। सोशल ऑडिट गोज 1 स्टेप अहेड ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। It is concerned with human rights, environmental laws, statutory laws, society, labor laws, ठीक है, लिख लो आराम से। सो इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ एनी स्कीम। ठीक है, उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा उसके ही असेसमेंट को हम सोशल ऑडिट बोलते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर एवेल्युएशन होना चाहिए। अब सोशल ऑडिट जो है वो काम कैसे करता है, प्रोसीजर क्या है सोशल ऑडिट को काम करने का, 3 लेवल्स पे काम करता है। पहले आप लिख लो आराम से ये। अच्छा, वो जो मैं बुक बता रही थी आप लोगों को गवर्नेंस की, वो नोट डाउन कर लो उसका नाम, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, कुलदीप माथुर की बुक है ये। फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, बड़ी छोटी सी बुक है ये, ठीक है, हो सके तो इसको ले लेना, या शायद सर के पास भी पड़ी हुई है ये बाहर। तो ये इसमें आप इसको पढ़ सकते हो। अभी आप इनिशियल स्टेजेस में अपनी तैयारी की, तो आप इसको पढ़ के इसके जो क्रिस्प नोट्स बना सकते हो कि आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आंसर में यूज़ हो सकता है, यू कैन जस्ट जॉट इट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। तो वो आप कोशिश कर सकते हो, उससे क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी क्वेश्चंस की। अगर आपने पबैट की एक किताब पढ़ी है तो आप गवर्नेंस के क्वेश्चन कर सकते हो मेंस में अच्छे से, ठीक है। और आपके जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो भी वेल एंड गुड है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी वेल एंड गुड है, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इन दैट एरिया, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हो, और उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो मैं खुद आपको पेज वाइज बता दूंगी। अगर उसमें से कुछ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है तो आई जस्ट अंडरलाइन इट। ये लिख लो, लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल ऑडिट काम कैसे करता है, प्रोसीजर क्या है सोशल ऑडिट का, ठीक है। ये 3 लेवल्स पे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन, community, and the third one is civil society. नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, हम जो पढ़ रहे हैं उस रेफरेंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 लेवल्स में ये तो हो गया आपका बाय गवर्नमेंट। इसमें नॉन गवर्नमेंट भी आ सकते हैं, जैसे कि जो सीबीआई वगैरह होगा ऑडिट करेगा, कैग ऑडिट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल में ही आएगा। कम्युनिटी हो गई जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स जो हैं, जो ग्राम सभा हो गया, ठीक है, लोअर लेवल पे। और सिविल सोसाइटी क्या हो गई, ठीक है। अगेन इसको आप ब्लॉक डायग्राम में बना के रख सकते हो, दिस विल फेच यू मार्क्स। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको आप सीधे सीधे ऐसे बना के छोड़ सकते हो अपने आंसर में, कि जो सोशल ऑडिट है इट इज़ ऑपरेशनलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 लेवल्स। तीनों लेवल्स का नाम लिख दो और ब्रैकेट में ये तीनों चीज़ें लिख दो, ठीक है, लिख लो आराम से। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल्स हैं सोशल ऑडिट के, जो हमें बताते हैं कि सोशल ऑडिट अच्छा हुआ है या नहीं। जैसे हमने गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वैसे ही सोशल ऑडिट के 8 प्रिंसिपल्स हैं। उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि सोशल ऑडिट एक सही अच्छा सोशल ऑडिट हुआ है या नहीं, ठीक है। सोशल ऑडिट हुआ क्या, बेसिकली यही हुआ ना कि हमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए कि हमें ये स्कीम करनी है, हमने लोगों को बुलाया, लोगों का इंटरव्यू लिया, स्टाफ का इंटरव्यू लिया, फीडबैक लिया,
फिर से एक रिपोर्ट तैयार की। जो एंड प्रोडक्ट आता है वो होती है हमारी सोशल रिपोर्ट, जो एंड में बनती है। ठीक है, तो सोशल रिपोर्ट बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम लोगों को मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, कंसल्टेशंस के लिए। हम वहाँ पे एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज इस स्कीम के बारे में एक मीटिंग रखी गई है, ग्राम सभा आगे लोगों तक पहुँचाती है, सारे आते हैं। आने के बाद हम सबका इंटरव्यू लेते हैं, जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट आदमी जो उससे अफेक्ट होगा, जो बेनिफिशरीज हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, और फिर जो भी निकलता है उस पूरे ही उसका जो क्रिस्प निकलता है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, जिससे हम रिपोर्ट बनाते हैं, सोशल रिपोर्ट जो ऑफिस के लेवल पे बनती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सोशल ऑडिट। 3 लेवल्स पे काम करता है, लोगों को बुलाया, इंटरव्यू लिया, स्टाफ का भी इंटरव्यू लिया, स्टाफ की ट्रेनिंग हुई कि उनसे पूछना क्या है, अवेयरनेस फैलाई, और दूसरी स्टेक होल्डर्स को बुला के उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और फिर एक सोशल रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, ये हो गया प्रोसीजर ऑफ अ सोशल ऑडिट। नाउ वी विल सी 8 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ऑडिट। एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो रही है ना चीज़ों की। इवन इफ़ यू डोंट स्टडी यू कैन राइट ना, मतलब अगर रिविजन का टाइम नहीं भी मिला तो लिख पाओगे ना, क्योंकि बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना है, लिखना आपको यही है, स्टैटिक ही लिखना है आपको इसमें। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है क्वेश्चंस देख के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे हमने 2019 के भी क्वेश्चंस देखे थे, उनके 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे लैंग्वेज वाइज, बट लिखना आपको वही है, आपको स्कीम्स ही लिखनी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8 मेन प्रिंसिपल्स और पिलर्स ऑफ सोशल ऑडिट। ये मैं पहले नोट डाउन कर रही हूँ, फिर इसको एक एक देखेंगे। 8 प्रिंसिपल्स हैं ये, इनको लिखना ही है आपको। इनको या तो ब्लॉक डायग्राम में बनाइए या आप इसको लिखिए, आपने आंसर में यूज़ करना है। पहला है यार, एक क्वेश्चन है, आप लोग को ये तो नहीं लग रहा है कि मुझे पीपीटी पे पढ़ाना चाहिए या ऐसे ठीक है? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें डायग्राम्स वगैरह की तो ऐसे एज सच ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को सर ने बोला है कि आप लोगों से एक बार ही कंसल्ट कर लूँ, अगर इफ़ यू वांट तो मैं पीपीटी भी बना के ला सकती हूँ। लिखा लेकिन यही होगा पीपीटी में भी, क्योंकि इसमें डायग्राम्स तो बन नहीं सकते इतने। ठीक है ना? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टिसिपेटरी multi-directional regular comparative, 7th one is verified and 8th one is disclosed. लिख लिया? मल्टी पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? बिल्कुल, मल्टी पर्सपेक्टिव का मतलब है सारे सेक्शंस का पर्सपेक्टिव यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, ये नहीं कि एक सेक्शन वुमेन के लिए बनाया गया है तो दूसरे बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। स्कीम्स होलिस्टिक बनती है। ठीक है, पॉवर्टी एलिविएशन है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप औरतों को पॉवर्टी से निकाल रहे हो और उनकी फैमिलीज़ को नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टी पर्सपेक्टिव, सारे स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ एंड ओपिनियंस को दिमाग में रख के स्कीम को फॉर्मुलेट करना। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होलिस्टिक। क्या? हाँ, एवरीथिंग। देखो ना, आप सोशल ऑडिट का मतलब ही यही है, सेम नहीं हो जाएगा अदरवाइज वो फाइनेंशियल ऑडिट के। अगर मैं किसी तीसरी पार्टी को बुला के सिर्फ पैसों के बारे में बात करके ख़त्म कर दूं तो वो फाइनेंशियल ऑडिट ही हो गया। सोशल ऑडिट का मतलब यही है कि सोसाइटी के हर बंदे को वो इसका पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इट। पार्टिसिपेटरी आएगा भी 3rd पॉइंट। ठीक है, तो सोशल ऑडिट का मतलब ही वही है। जब भी आप, ये काम में ही आता है कलेक्टर के। ठीक है, तो जब भी आप किसी रिपोर्ट को लोगे
आपको जब आपका तहसीलदार या आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो रिपोर्ट देगा, सोशल रिपोर्ट देगा, तो उसमें सब चीज़ें मेंशन होंगी कि हाँ हाँ हमने इतने लोगों को बुलाया था, इतने पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, हमें लगता है हमें ये करना चाहिए। ठीक है, अब स्कीम को लागू करना या नहीं करना है वो हायर अथॉरिटीज़ का डिसीजन होता है। आपका क्या काम है? सोशल रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को देना। ठीक है, तो मल्टी पर्सपेक्टिव हो गया, सबका पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडरेशन में लेना। कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, होलिस्टिक अप्रोच होना। ये दोनों इंटर रिलेटेड ही है। होलिस्टिक अप्रोच होना मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर करना है, जो हमने कल भी बात की थी कि हेल्थ के बिना एजुकेशन नहीं हो सकती, एजुकेशन के बिना ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू होना चाहिए। थर्ड हो गया पार्टिसिपेटरी, सेम जो इंक्लूसिव ग्रोथ की मैंने आपसे बात की थी कि हर एक बंदे की आवाज़ सुनी जाएगी, पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल होगा, अगेन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सारे एस्पेक्ट्स को हमको देखना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना है। ये रेगुलर, रेगुलर मतलब ये इतनी रेगुलर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में ये बैठ ही जाए कि हम कोई काम बिना सोशल ऑडिट के करेंगे ही नहीं। इट शुड बी एम्बेडेड इन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी सो रेगुलर। ठीक है, एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये नहीं कि कभी बोला तो किसी स्कीम का सोशल ऑडिट कर दिया, किसी का नहीं किया, नहीं, इट शुड बी अ रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब है कि आप अपना सोशल ऑडिट दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल ऑडिट से कंपेयर करो, किसी और ऑफिस के या किसी और मिनिस्ट्री के, कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या अपने खुद के बेंचमार्क से कंपैरिजन करो। ये एक पॉइंट आ जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला भी, कि आप कंपेयर करके हर दिन इम्प्रूव करना चाहिए आपको, जो हमने सेवोत्तम मॉडल में भी देखा। ठीक है, रेगुलर अपडेशन होना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फिर रेगुलर इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तो उसी से कनेक्शन में कंपेरेटिव है ये, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ जब हमने पिछला रिपोर्ट बनाया था तो उसमें हमारी ये गलती रह गई थी। ठीक है, या पिछले हमें स्कीम में अगर ये करते तो हम ज़्यादा अच्छे से अचीव कर पाते अपने टारगेट्स को। ठीक है, तो वो हमें कंपैरेटिव, जैसे बोला जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान अराउंड 2000 में हुआ था, उसके बाद मिड डे मील स्कीम आई जो 2005 में आई। सेम एरिया है एजुकेशन, लेकिन इम्प्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ मोर होलिस्टिक। हमने इसको इससे कंपेयर किया कि यार हमने एजुकेशन में तो 2000 में भी एजुकेशन से डील किया था, लेकिन हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए इस स्कीम को लागू करने के लिए। हम आ गए मिड डे मील स्कीम पे। उसके बाद हम आते इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी स्कूलिंग तक सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। ठीक है, उसकी बचपन की हेल्थ को, उसके ब्रेन डेवलपमेंट को, उसकी हाइजीन को, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसके एजुकेशन को, और एजुकेशन के बाद उसकी जॉब्स को, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया है। ठीक है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्कीम्स को हमें ओवरव्यू में देखना चाहिए, सिक्लूजन या आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेम एरिया में बनाया था, लेकिन ये ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ और एजुकेशन चारों को टैकल किया है। और एम्प्लॉयमेंट भी, जो लोग वहाँ खाना बना रहे हैं वो औरतें ही हैं। गांव की जो महिलाएं जो खाना बनाती हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? तो देखिए ना कि एक स्कीम से कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कोई एक फ़ायदा नहीं होगा इस स्कीम से, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेवेंथ एस्पेक्ट क्या है, सेवेंथ पिलर क्या है? वेरीफाइड। वेरीफाइड मतलब जब भी आप ऑडिट करा रहे हो तो आप सफिशिएंटली एक्सपीरियंस्ड बंदे से करा रहे हो, जो कि नॉन पार्शियल हो, नॉन बायस्ड हो, जो हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था। ठीक है, सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, नॉन पार्शियल, अनबायस्ड। तो एक शब्द तो याद रहेगा इतने में से ठीक है ना? तो ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें सही मिलेगा ओवरव्यू किसी भी स्कीम का। ठीक है, मान लो अगर आपने अपने ही ऑफिस के किसी बंदे से करा दिया तो वो तो डेफिनेटली तारीफ करेगा ही आपकी स्कीम की। ठीक है, उसके बाद डिस्क्लोज्ड मतलब कि सुओ मोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन का।
ऑफिसेस खुद डिस्क्लोज करें कि हाँ भाई हमने इतनी तारीख को सोशल ऑडिट बनाना स्टार्ट किया था, इतनी तारीख को हमने इंटरव्यूज़ ख़त्म कर दिए लोगों के, हमने ये रिपोर्ट बना के तैयार कर दी। खुद ही आप डिस्क्लोज कर दो, खुद ही पब्लिक डोमेन में डाल दो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट हो गया ये। आपने इसको नींद आ रही है ठीक है। खाना खाया क्या अभी? लंच किया है? नहीं किया? तो ये डिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है इतनी मुश्किल से ऐसे बैठा हुआ है ना ये ये मेरे साथ बहुत होता था। जैसे ही सर ने बोला था क्लास इज डिसमिस्ड, तब मेरी आंखें खुल जाती थी ऐसे, और वैसे पूरी क्लास में। ठीक है, तो ये 8 मेन प्रिंसिपल्स हो गए। ये लिख लिया ना आप लोगों ने? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या लगता है आपको, कौन सा है? इनसे ही पूछते हैं, पानी पी लीजिए फिर पूछते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या लगता है आपको इसमें से? हाँ, पार्टिसिपेटरी। मेन जो रूट है सोशल ऑडिट का वो तो यही है कि हमें सबके ओपिनियन को कंसिडर करना है। तो पार्टिसिपेटरी तो पहला हो ही गया, और दूसरा वेरीफाइड। ये दोनों क्रक्स है सोशल ऑडिट का, ठीक है। सबसे पूछना है और एक सही बंदे से सोशल ऑडिट कराना है, ठीक है। सोशल ऑडिट को हम ये भी बोल सकते हैं, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी इसी का पार्ट मान सकते हैं हम। क्योंकि मैंने आपको बताया सोशल ऑडिट जो है बहुत एरियाज़ में डील करता है, उसमें इन्वायरमेंट भी एक पॉइंट आया था। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी आप इस पॉइंट में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे वो पता है आपको, मेधा पाटकर जो है, सुना है इसका नाम? एक सोशल एक्टिविस्ट है, हाँ, इन्वायरमेंटलिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। तो नर्मदा में जब डैम बनाने की बात हो रही थी, सरदार सरोवर डैम, तो उसने बोला था कि जो आसपास के गांव हैं वो सारे डूब जाएंगे। तो पिछले 7, 8, 10 साल से उसका एक्टिवेशन चल ही रहा है कि हाँ मैं नहीं बनवाने दूंगी, मैं नहीं बनवाने दूंगी, फिर भी गवर्नमेंट बना रही है। तो उस टाइम बोला जाता है कि अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से हुआ होता तो गाँव की ये हालत नहीं होती, सबमर्ज नहीं होते गाँव। तो अभी भी अब एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस आ गई है गवर्नमेंट की कि कोई भी स्कीम जब लागू करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट लागू करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों पे इम्पोर्टेंस देते हैं इन दोनों चीज़ों को, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। आसपास के जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में पता करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता करते हैं कि आपको अफेक्ट होगा, तो अगर अफेक्ट होगा तो हम आपको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे किसी और एरिया में, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो बहुत ज़रूरी है कि उसको हम पीछे नहीं ले जा सकते, उसको करना ही करना है, तो फिर हम इन चीज़ों में डील करना स्टार्ट करते हैं, रिहैबिलिटेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोगों को बोलते हैं कि हाँ हम कहीं और एम्प्लॉयमेंट दिला देंगे, आपको बेटर लिविंग कंडीशंस दिला देंगे, आपको दूसरी जगह घर बनवा देंगे, लेकिन डैम तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है उसको रीलोकेट कर देते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, रीलोकेशन हो जाता है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का। क्यों? क्योंकि हमको वो प्रोजेक्ट किसी भी तरह बनाना होता है। अगर तो इनका इधर से रिपोर्ट निकली है कि नहीं बनाना है तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और ये मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लगता है ये आधे बच्चे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है और सोशल ऑडिट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। तो आपको ये मेंशन करना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यही बात मैं आपको बोल रही थी कि कनेक्शन बिठाना आना चाहिए कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से सोशल से पॉलिटिकल, ये सारे एस्पेक्ट कवर करने आने चाहिए, ठीक है। यही तो आपके आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा, अदरवाइज सेम ही रहेंगे आंसर्स। ये हमने कर लिया। अब मुझे बता दो कि सोशल ऑडिट के फ़ायदे, सोशल ऑडिट की लिमिटेशंस, और हमें और क्या क्या करना चाहिए उसे इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस तो करेंगे ही करेंगे। कोई एक बंदा बताए, एक एक सारे बता दो, चलो ठीक है। ऑथेंटिकेशन बढ़ेगा गवर्नमेंट का, ट्रांसपेरेंसी, सेम, बिल्कुल, बेटर प्लानिंग, बेटर एग्जीक्यूशन और इंक्लूसिव ग्रोथ,
ये सारे पॉइंट्स लिख लोगे, मेंशन कराने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी ये एक जो इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों ने मिस कर दिया है, जो मुझे भी थोड़ा भूल गया था, कि फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है ना वो पोस्टमार्टम के टाइप होता है, पोस्टमार्टम प्रोसेस होती है, ठीक है। एक बार खर्चा हो गया उसके बाद वो बोलेंगे कि आपने वेस्ट कर दिया पैसा। सोशल ऑडिट प्री मॉर्टम है, या प्री मॉर्टम इज नॉट इवन अ टर्म, तो आप ये बोल दोगे कि अनलाइक फाइनेंशियल ऑडिट इट्स नॉट अ पोस्टमार्टम प्रोसेस, ठीक है। अनलाइक फाइनेंशियल ऑडिट इट्स नॉट अ पोस्टमार्टम प्रोसेस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर है ये, ठीक है, प्लानिंग स्टेज पे होगा ये। बाकी फिर तो वो सारे पॉइंट्स जो आप लोगों ने बताया वो इसमें लिख सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, पीपल पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिवनेस, एवरीथिंग इसमें आप लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कंसिडर ऑल द आस्पेक्ट्स, ऑल्सो द इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट और द लेबर आस्पेक्ट, ये सब आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। ये हो गए इसके फ़ायदे। लिमिटेशंस बता दो। आपको लगता है कि लोग पार्टिसिपेट करते होंगे विलेज लेवल पे इतने कॉन्फिडेंटली और इतने इंटरेस्ट लेके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया, सोचो और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो यही आ गया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्पेशली इन विलेजेस, ठीक है, बिल्कुल। लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन इसमें नहीं लिखना, लिख सकते हो जब 7वां 8वां पॉइंट लिखोगे, दूसरा तीसरा पॉइंट मत लिख देना करप्शन, ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। अवेयरनेस, ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट अवेयरनेस। ऐसा लगता है गांव के लोगों को कि ये तो आए हुए हैं, बाबू 4-5 आ गए हैं ऑफिस से उठ के, पता नहीं क्या क्या पूछा पाछी कर रहे हैं, छोड़ो। और होता है ऐसा, और फिर ये जाके रिपोर्ट कर देते कि हमने तो कर लिया इंटरव्यू, हमारा हो गया आज का काम। ग्राउंड लेवल पे यही होता है, 4-5 लोगों से पूछताछ कर ली, वीडियो बना दी, कलेक्टर को दिखा दी, हमने कर दिया आज का काम। लैक ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ भी बोल सकते हो और सिटीजन्स भी बोल सकते हो, और आप लोग ही बताओगे पॉइंट्स। मेरे तो ये लिखे हुए हैं, मैं लिख दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से जाके ये नोट्स बनाने में भी आई यूजुअली टेक 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक ऐसा है इसकी कोई एक किताब से नहीं मिलेगा ये मुझे पढ़ाने, तो मुझे ये 5 या 6 इंटरनेट रिसोर्सेज से कलेक्ट करके ये नोट्स बनाने होते हैं। फिर मैं इनको रात में एक बार पढ़ती हूँ, फिर सुबह आने से पहले एक बार ही पढ़ती हूँ, तो मेरा तो हो रहा है। आप लोग बताओ। हाँ, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, बिल्कुल। लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बोल सकते हैं। ऑफिसर्स क्या करते हैं कि आगे जाके पूछताछ ना हो, इसलिए डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बनाते इतने, फॉर्मेलिटी के लिए 2 पेज बना दिए, ये बन गई रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट करोगे तो आगे आपसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लोगों को लगता है ज़रूरी नहीं है ये। और क्या है? एब्सेंस ऑफ ट्रेन्ड ऑडिटर्स, ये भी ठीक है। ऑडिटर्स आर नॉट इनफ ट्रेन्ड टू डू द जॉब। लास्ट पॉइंट है इनका, ये फेवरेट करप्शन वाला 9th में डाल देते हैं, ठीक है, सबसे एंड वाला डाल देते हैं, ठीक है। लैक ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ फेलियर, ये ठीक है। अगेन वही बात होगी कि लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है ये भी, ठीक है ना। तो अगर ऑडिट नहीं भी बनाया तो क्या डांट ही पड़ेगी कलेक्टर से, कोई लीगल एक्शन तो नहीं ले सकता है वो आपके अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है इतना। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ गई। राइटिंग समझ आई है ना। अब हम देखेंगे कि हम अपने क्या सजेशंस दे सकते हैं टू मेक सोशल ऑडिट मोर इफेक्टिव, ठीक है, वे फॉरवर्ड। ये पॉइंट्स आप कंक्लूजन में डालोगे।
अनटिल अनलेस आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा हो कि आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हो सोशल ऑडिट में, आप ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ ये आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डाल सकते हो, बिकॉज ये पॉजिटिव नोट्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, ये लिख लिया। टाइम, हाँ टाइम के कोई वो नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है, हाँ ये भी लिख सकते हो आप 10th में, लैक ऑफ टाइम लिमिट, करप्शन लास्ट हो गया। मतलब एक मैं ये चाहती हूँ कि एग्जामिनर की गलत थिंकिंग तो ना आए ना कि करप्शन आपने पहला दूसरा ही डाल दिया, नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए ना आपको बाहर निकल के पर्सनैलिटी का, आपने ये चीज़ें डाली है एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसके ये टेक्निकल इश्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ठीक हो सकती हैं। करप्शन तो जनरलाइज्ड है ना, ये सब में डालना है, जब कुछ ना समझ आए तो ये नीचे डालने की कोशिश करना, ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ही लिख दिया करप्शन दूसरे तीसरे पॉइंट पर। आएगा करप्शन हर चीज़ में, वैसे वो तो है ही, आएगा तो आएगा ही, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं डालना है हो गया। अब पढ़ेंगे हाउ टू मेक सोशल ऑडिट मोर इफेक्टिव, या सजेशंस या वे फॉरवर्ड। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन राइट फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन, स्टेज 1 से लेके फाइनल स्टेज तक सबके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिपोर्ट में, ठीक है, और रीजंस भी होने चाहिए, अगर कोई चीज़ हुई नहीं है तो उसका रीजंस भी स्टेट होना चाहिए कि हाँ उस दिन हम ये नहीं कर पाए, या विलेजर्स उस दिन थे नहीं वहाँ पे, या विलेजर्स ने तैयार नहीं हुए, तो हमें कोशिश ये करनी है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, कि कोई चीज़ अगर नहीं हो पाई है तो उसका रीज़न भी लिखा हो वहाँ पे कि क्यों नहीं हो पाई है, ठीक है। आपको प्रमोट करना है कि ऑफिसेस खुद आगे आके इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करें, ठीक है, खुद उनको होना चाहिए कि अपनी वेबसाइट पे या अपने ऑफिसेस में खुद ही पहले ही उन्होंने अपनी सोशल रिपोर्ट डाल दी है। डेवलपिंग एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑडिट, अलग से एक पार्टी बनानी चाहिए, एक सोशल मतलब इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए सोशल ऑडिट के लिए, जैसे कि ये राजस्थान में ना एक अलग डायरेक्टरेट है, जैसे मिनिस्ट्रीज़ होती हैं सेंट्रल लेवल पे वैसे डायरेक्टरेट होते हैं स्टेट लेवल पे, राजस्थान में एक अलग डायरेक्टरेट है सोशल ऑडिट का, तो सच प्रैक्टिसेस शुड बी रेप्लिकेटेड, वो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अभी कि ऐसी प्रैक्टिसेस रेप्लिकेट होनी चाहिए अक्रॉस द कंट्री, अलग अलग स्टेट्स को बनाने चाहिए ऐसे डायरेक्टरेट्स, ठीक है, सोशल ऑडिट के, उससे ये होगा कि न्यूट्रलिटी होगी, हमें पता होगा कि ये नॉन पार्शियल वे में काम करेंगे, इनका एक डायरेक्टरेट है, इनका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये भी एक जनरल पॉइंट है, आपको हर जगह डालना चाहिए, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड the officers who have contributed for an effective social audit। अब सिर्फ ऑफिसर्स नहीं है, इसमें सिटीजन्स भी लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड दी पीपल, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, who have contributed for an effective social audit।
8th यहाँ पे लिख दूँ? अब पढ़ते हैं इनको, लिख लीजिए पहले। कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। आ रहा है ना? 8th पॉइंट वहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही आ जाएगा वो कि आप लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल लिख लो उसको। लिख लिया? ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन राइट फ्रॉम द प्लानिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, हर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करना। ऑफिसेस खुद अपनी इंफॉर्मेशन, खुद अपनी सोशल रिपोर्ट को अपने आप से डिस्क्लोज करें, ठीक है। थर्ड आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल ऑडिट, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, एक पनिशमेंट डाल दी कि ऐसा नहीं तो ऐसा एक्शन लिया जा सकता है इन केस ऑफ फेलियर। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर एन इफेक्टिव सोशल ऑडिट। आपने विलेजेस में से कुछ लोगों को बुला के उनको अवार्ड दिया कि हाँ इन्होंने सोशल ऑडिट में बहुत अच्छा काम किया था, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ के लोगों को, ठीक है। बोला जाता है हाँ कि फलाने के बेटे को प्राइज़ मिला है गवर्नमेंट से, उसने अच्छे से पूछताछ में काम किया था, जानकारी दी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो एक रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद आप बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेटिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ ग्राम सभा मेंबर्स। मैंने आपको बताया था ये एजुकेटेड तो होते नहीं है बट इनके पास पावर होती है क्योंकि वो लोगों के बीच रहे होते हैं, ठीक है। उनको लगता है ये हमारे ही आदमी है जो सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो उनको एजुकेट करना और उनको अवेयरनेस क्रिएट करना कि सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट डायरेक्टरेट्स, ये मैंने आपको अभी बताया, राजस्थान में अलग डायरेक्टरेट बनाया गया है सोशल ऑडिट का, हमें अलग अलग जगहों पे सेम हमें रेप्लिकेट करने चाहिए दूसरे स्टेट्स में भी। प्यूनिटिव एक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट, कि कोई बंदा अगर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या कोऑपरेट नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शंस लेना। सेम, जो अच्छा है उसको रिवॉर्ड देना, जो बुरा है उसे पनिशमेंट देना। हाँ, ऑफिशियल्स को भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने पीपल किया है यहाँ पे, लोगों को भी और ऑफिसर्स को भी, ऑफिशियल्स को भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक इंकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करना, इंसेंटिव। उसके बाद सिनर्जाइजिंग द सोशल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट बाय एक्ट, दोनों को मिलाइए, दोनों में कोऑपरेशन डेवलप कीजिए, क्योंकि है तो वो एक स्कीम का ही पार्ट, एक पैसे के बारे में बात करें, एक नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, दोनों को कोऑपरेट करना, सिनर्जाइज करना। ऐसे बना सकते हैं हम इफेक्टिव सोशल ऑडिट को। और कोई सजेशंस जो आपको लगता है, वैसे हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं, अगर कोई और लगता है तो। अवेयरनेस का पॉइंट भी डाल दिया है इसमें, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का पॉइंट भी डाल दिया है, इंस्टीट्यूशन बनाइए, अलग डायरेक्टरेट बनाइए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखिए और दोनों को सिनर्जाइज कर दीजिए, ठीक है। सोशल ऑडिट कंप्लीट हो गया अब हमारा। कोई डाउट, कोई स्कीम या कोई एग्जाम्पल कोई शेयर करना चाहता है जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, कोई भी एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल ऑडिट, कुछ बोलना है किसी को? इनको तो बहुत नहीं। टाइम क्या हुआ है? अभी है ना टाइम, बहुत टाइम है ना। ओहो, ठीक है। तो ये हमारा सोशल ऑडिट और सेवोत्तम मॉडल कंप्लीट हो गया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं स्टार्ट, ई गवर्नेंस। अलग से मेंशन्ड है और क्वेश्चंस भी अलग से आते हैं, ठीक है। ई का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। लेमैन लैंग्वेज में बता दो, ई गवर्नेंस कैसे समझाओगे? बिल्कुल, ठीक है। गवर्नेंस
यूजिंग ICT टूल्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेम डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हो और गवर्नमेंट उसी से कर रहे हो, गवर्नेंस उसी से कर रहे हो, तो वो हो गया आपका ई गवर्नेंस। डेफिनेशन लिख लो वर्ल्ड बैंक की। मुझे नहीं पता था। वाह यार। According to World Bank, e-governance is carrying out the governance with the use of information technology such as wide area networks, internet, mobile computing by the government agencies to transform relations with citizens, businesses and other arms of government. ठीक है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए थोड़ी करी है ये, गवर्नमेंट भी इसी से इंटरैक्ट कर रही है आजकल, गवर्नमेंट बिजनेसेस भी ऐसे ही इंटरैक्ट कर रहे हैं आजकल, ठीक है। उसके मॉडल्स हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी हम पहले एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले हम समझेंगे। अब ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हो गया लेमैन लैंग्वेज डेफिनेशन। अब हम इसको क्या अचीव करने के लिए कर रहे हैं एज अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नेंस, ठीक है। स्मार्ट में फुल फॉर्म है वो भी लिख लीजिए आप। इसमें एस स्मार्ट है, एम मॉरल है, ए अकाउंटेबल है, आर रिस्पॉन्सिव है और टी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। द मेन एम ऑफ ई गवर्नेंस इज टू अचीव स्मार्ट गवर्नेंस, अकाउंटेबल, स्मार्ट, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। इसको आप ब्लॉक में डाल सकते हो इन योर आंसर्स। ठीक है, लिख लिया सबने, डेफिनेशन लिख ली। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ई गवर्नेंस के एज कंपेयर टू द ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नेंस विच इज़ द पेपर गवर्नेंस। बताते जाओ एडवांटेजेस। बिल्कुल, स्पीड, एक्यूरेसी, पेपरलेस, क्या बोला आपने, इन्होंने क्या बोला? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, वेरी गुड। हाँ, easily accessible, very good। और आप कुछ बोल रहे थे नाजिया, भूल गई। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन का ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑब्वियसली, हाँ हाँ, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड,
इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, ठीक है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा, लेकिन एक बार ही इंस्टॉल कर दिया आपने अपना नेटवर्क, फिर काम बहुत एफिशिएंटली होगा, ठीक है। तो अगर पैसा लगेगा तो काम भी उतना ही जल्दी होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, कैसे इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी है, जल्दी काम होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इससे ये भी आप डाल सकते हो कि आप अपने कंप्लेंट्स का स्टेटस भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हाँ दोनों। तो फास्टर काम होगा, एक्यूरेट काम होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा, एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, लेस मैन पावर रिक्वायर्ड है और इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन का जो पॉइंट है वो मैंने आपको समझा दिया कि दो इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी हाई बट वंस दे आर इंस्टॉल्ड इट विल बी लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू पेपर वर्क, ठीक है। और पेपर वर्क रिडक्शन भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। अब हमने ये तो बता दिया कि ई गवर्नेंस के ये फ़ायदे होते हैं, ई गवर्नेंस ये करता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है ई गवर्नेंस तक पहुंचने के लिए। एग्जैक्टली, ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और ऑन द पार्ट ऑफ सिटीजन्स क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ई गवर्नेंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट को क्या कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, ट्रेंड मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ही आ जाएगा इंटरनेट पेनिट्रेशन, लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड केबल्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पार्ट पे चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं दे शुड बी अडेप्टेड टू द चेंज, ओके। वो सिटीजन्स में भी होना चाहिए कि हमें खुद चेंज अडेप्टेशन आनी चाहिए, सिर्फ ऑफिसर्स को नहीं, हमारे लिए भी। तो ये सेम पॉइंट इसमें भी होगा। और आप इसमें ये भी डाल सकते हो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ भी होनी चाहिए, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बोथ। और लास्ट है डेटा प्रोटेक्शन ऑल्सो, डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर 3 में पढ़ोगे आप लोग ये, ठीक है। तो हमें अगर पता होगा कि हमारा आधार का जो डेटा है वो कहीं नहीं जा रहा है, तो ही हम गवर्नमेंट को परमिशन दे पाएंगे ना हमारा डेटा एक्सेस करने के लिए। इफ़ वी आर सेटिस्फाइड दैट आवर डेटा इज़ प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिक्वायरमेंट्स हैं, लिख लो ये सारे पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिटीजन्स को क्या क्या चाहिए, डिजिटल लिटरेसी चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए टू ट्राई न्यू टेक्नोलॉजीज़, अगेन वो इसी से रिलेटेड अडेप्टेशन टू चेंज, प्रोएक्टिवली होना चाहिए ना सिटीजन्स को भी ईगरनेस कि हाँ हम कुछ नया ट्राई करते हैं, हम मोबाइल से ही बैंक को लॉगिन करते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं नहीं 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 हम पासबुक लेकर ही जाएंगे, हम इससे पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पैसे इधर उधर चले गए तो, है ना। तो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, ईगर होना चाहिए लर्न करने के लिए, कोई न्यू अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए, और जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए ई गवर्नेंस के बारे में कि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए,
ठीक है। पहले स्मार्टफोन्स ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट माना जाता था कि हाँ हमारे पास स्मार्टफोन्स है, अब सबके पास स्मार्टफोन्स हो गया। तो धीरे 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 ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी नॉर्मलाइज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा। तो सिटीजन्स को ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को ये सारे रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी है, गवर्नमेंट तो कर देगी ऐप लॉन्च, अगर हम एक्सेस ही नहीं करेंगे उस ऐप को तो गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या हुआ पैसा डालने का? कॉस्ट तो लगा ही लगा, लेकिन एफिशिएंट नहीं हुआ काम। अगर आपको ऑफिस जाके ही हर चीज़ करानी पड़ जाए तो ऐप का क्या फ़ायदा हुआ? तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए आप लोगों में, ठीक है। और यहाँ गवर्नमेंट में भी आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जो हम रेडियो पे, टेलीविज़न पे, ट्विटर पे, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे बेसिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है, हर घर में आता है। अगर मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर है। आजकल ये हो गया, आजकल उल्टा हो गया। लेकिन अगर आप पुरानी चीज़, जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, मान लीजिए इंटरनेट नहीं आ रहा है, वहाँ तो लोकल न्यूज़पेपर्स ही आते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट होती है, गवर्नमेंट क्यों लोकल लैंग्वेजेस में देती है? चाहे तो वो ट्विटर पे ही चला सकती है कैंपेन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर उन्हें ज़रूरत ही नहीं है न्यूज़पेपर में देने की। लेकिन अभी भी न्यूज़पेपर की आउटरीच सबसे ज़्यादा है, स्पेशली इन बैकवर्ड एरियाज़, ठीक है। तो उनके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एडवर्टिजमेंट, रेडियो पे एडवर्टिजमेंट, हमें अभी लगता है रेडियो कौन सुनता है, लेकिन सुनते हैं। अभी भी पिछड़ा इलाका जो है, हिली एरिया स्पेशली, वो सुनते हैं रेडियो अभी भी, ठीक है। तो अवेयरनेस को स्प्रेड करना लोकल लैंग्वेजेस में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश और हिंदी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कंप्यूटर्स और मोबाइल में, लेकिन हमें अवेयरनेस तो कम से कम लोकल लैंग्वेजेस में स्प्रेड करनी चाहिए कि ये स्कीम हम लाना चाहते हैं, ठीक है। आपका ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एन ICT based program to be achievable or to be effective, what are the prerequisite requirements on the side of the government or on the side of the citizens, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ई गवर्नेंस। ये तो बहुत सारी हैं और ये सबको आती होंगी, जितनी भी स्कीम्स दिमाग में आ रही हैं, जितना भी एरिया दिमाग में आ रहा है जो और कहीं ई गवर्नेंस यूज़ हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ई सिटीज़न। क्या मतलब है इसका? कि सिटीज़न को जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप राशन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स में ही आएगा। जो भी सर्विसेज हैं उनको पूरा करने के लिए ई गवर्नेंस के इस इनिशिएटिव को ई सिटीज़न बोलते हैं। इसमें हम कॉमन सर्विस सेंटर्स स्टैब्लिश किए हुए हैं, CSC। अब कॉमन सर्विस सेंटर्स के हैं, ICT इनेबल्ड कियोस्क हैं। एक छोटा सा ऑफिस ही है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, जहाँ पे वो अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई ये आपकी हमारी वो हैं स्कीम्स हैं, ये हम डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे बेसिक लेवल पे। कॉमन सर्विस सेंटर्स इन ICT इनेबल्ड कियोस्क। शहर में भी मिलेंगे आपको, लेकिन शहर में यूजुअली क्या होता है, लोगों को पता होता है स्कीम्स के बारे में। गांव में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कॉमन सर्विस सेंटर्स का, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो वो भी आएगा, सारा आएगा। तो ये हो गया आपका ई सिटीज़न, मतलब लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, ठीक है। अब इसमें रीसेंट इनिशिएटिव्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे जो आप बोल रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सेकंड आ गया आपका ई एजुकेशन। ई एजुकेशन में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है इसका? ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हैं आप? बिल्कुल। ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं आप? ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, कितना इम्पॉर्टेंट हो गया था ये। तीसरा हो गया आपका, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं स्वयं इनिशिएटिव, मैसिव ओपन
ऑनलाइन कोर्सेज मॉक MOOC गेन्ड इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ठीक है, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप घर बैठ के अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं एकेडमिक्स को। ठीक है, ओपन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको इंटरनेट चाहिए, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, आप सारे लेक्चर्स, सारा रिसर्च, सारा इनोवेशन घर बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। स्वयं इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान नाम से समझ में आ रहा है, डिजिटल लिटरेसी के लिए है इन रूरल एरियाज़। ठीक है, जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे कि मोबाइल यूज़ कैसे करना है, तब तक कोई फ़ायदा है स्कीम्स का नहीं। तो डिजिटल लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च एंड इनोवेशन का कल्चर डेवलप होता है कैसे? आप टॉप यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग रिसर्चर्स, इनके रिसर्च पेपर एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, तो रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर क्रिएट होता है। बिल्कुल, रीजनल डिस्पैरिटीज़ रिमूव हो रही हैं। आप किसी भी गांव में हो, किसी भी एरिया में हो, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ रिमूव हो रही हैं। कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई फिजिकल लोकेशन ऐसी है जो एक्सेसिबल नहीं है, स्टिल यू कैन एक्सेस दी कोर्सेज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ ख़त्म हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि ओडिशा का बच्चा है, उसने पढ़ाई नहीं की है, दिल्ली के बच्चे ने पढ़ाई की है। अब आप नहीं कह सकते ये, क्योंकि भले ही वो स्कूल नहीं जा रहा है, घर बैठ के लेकिन आप वो लेक्चर्स देख सकता है। ई एजुकेशन ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट बन गया आफ्टर एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम पढ़ेंगे ई हेल्थ। ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स माने जाते हैं। ई एजुकेशन लिख लिया, अब आ जाइए ई हेल्थ पर। ई हेल्थ में क्या समझ आता है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एग्जाम्पल्स बताइए उनके, और क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल, ई हेल्थ टेलीमेडिसिन का नाम सुना है? फ़ोन पे, वीडियोस पे डॉक्टर्स का सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, टेलीमेडिसिन हो गया। और ये अगेन कोविड के टाइम पे ओनली फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस हो गया था किसी टाइम के लिए, कि हाँ भाई हम सिर्फ इस फ़ोन पे ही करेंगे, तो ये टेलीमेडिसिन हो गया। एग्जाम्पल में आप इनिशिएटिव्स बता सकते हो जो आयुष्मान स्कीम है, या आपकी कोविन पोर्टल है, या आरोग्य सेतु ऐप है। ठीक है, क्लियर है? मेडिकल हिस्ट्री जो है पेशेंट्स की, उसकी ई रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मुझे वो इनिशिएटिव याद नहीं रहा, आई थिंक ये आयुष्मान के अंडर ही हो रहा है शायद, या नेशनल कोई डिजिटल ये उसमें है आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक डिजिटल एक वो बन रही है लाइब्रेरी, जिसमें सब की मेडिकल हिस्ट्री का ई रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जैसे आधार को हम क्लिक करते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वो निकल के आ जाते हैं डिजी लॉकर में, अगर आपने स्टोर किए हैं तो। सेम हो रहा है कि अगर आप अपना कोई एक आईडी डालोगे, एक तो डॉक्टर्स को भी आईडी दिया जा रहा है अराउंड द कंट्री, सारे डॉक्टर्स को आईडी दिया जा रहा है, और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी। और उसके बाद अगर आपने अपना एक आईडी डाला तो आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री एक बार में निकल कर आ जाएगी, तो वो ईजी होगा अगले डॉक्टर को एग्जामिन करने के लिए। जैसे आप एडमिट होते हो, कोविड के टाइम पे जब आप एडमिट हो रहे थे तो आपको पूछा जा रहा था कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, टोबैको तो नहीं खाते हैं, ये मेडिकल हिस्ट्री होती है सारी। या पहले आपको कोई स्ट्रोक आया है, या आप डायबिटिक तो नहीं है। तो आजकल ये एक
एक आईडी में बना दिया जा रहा है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, या आई थिंक आधार से ही लिंक करेंगे उसको, तो उससे पूरी मेडिकल हिस्ट्री बंदे की सामने आ जाएगी। ठीक है, ईजिली होगा आपके फ्यूचर ट्रीटमेंट्स के लिए। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ई हेल्थ के बाद हम पढ़ते हैं जस्टिस। एवरीथिंग, हाँ बिल्कुल आ सकता है। फार्मेसी एक इसमें वो भी आ सकता है कि वैक्सीन का जो स्टेटस चेक करने के लिए होता है। इवन भी एक वो बनी हुई थी। इसमें क्या कर रहे हैं, वैक्सीन आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब वैक्सीन का कितना स्टॉक है आपकी कंट्री में, वो भी आप पता कर सकते हैं। सिर्फ कोविड की नहीं, सारी वैक्सीन्स। ठीक है, तो ये भी इसमें आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। हम एक्सक्लूसिवली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में आ सकता है आप लिख सकते हो। उसके बाद हम जस्टिस की बात करेंगे। अगर ई जस्टिस, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ई कोड्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेस पेपर वर्क हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑन ऑनलाइन। ई फाइलिंग ऑफ केसेस हो रहा है। यू कैन नो द स्टेटस ऑफ द केस, ठीक है, थ्रू वेबसाइट्स। इन कैमरा ट्रायल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो जस्टिस के सेक्शन में आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो अभी बात हो रही है जिनके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है कि पेपर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे अब। ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि धीरे धीरे स्टेप लिए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस बना देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग, इन कैमरा ट्रायल्स, ई रिकॉर्ड्स, ई फाइलिंग ऑफ केसेस, ई कोर्ट्स हो रहा है जिसमें लेस पेपर वर्क हो रहा है, और आप स्टेटस अपने केस का पता कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स, लाइव अपडेट्स जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे बैंकिंग पर। ई बैंकिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जन धन योजना, ओ सॉरी जैम, ट्रिनिटी। जनधन योजना, आधार और मोबाइल। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें आ जाता है ट्रांसफ़र, विड्रॉल ऑफ मनी, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स लाइक पेटीएम, भीम, मोबाइल बैंकिंग, फॉर एग्जांपल योनो ऐप ऑफ एसबीआई, आईसीआईसीआई ऐप, मतलब सारे बैंक्स अब डिजिटल हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी कुछ लोग हैं जो हाँ उनको लगता है कि बैंक जाना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा सिक्योर है, एंड दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि धीरे धीरे चेंज आएगा। बट हम जैसे लोग हैं जो हमारी एज के यूथ हैं, दे आर ऑल एक्सेसिंग देयर अकाउंट्स थ्रू ऐप और डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, और ये बहुत हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो ये बैंकिंग हो गया। और बैंकिंग में हम बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि माइक्रो एटीएम्स भी होते हैं जो इससे आपके फ़ोन से ही चल जाते हैं, आप यहीं से ही विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी बैंक का, किसी भी उससे। ठीक है, तो ये इनिशियल स्टेजेस में है, इसके डेवलपमेंट के बारे में बात चल रही है। और आप बताइए ई बैंकिंग में क्या डाल सकते हैं? वो तो मैंने लिख दिया, ट्रांसफ़र, विड्रॉल। और कोई चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ? पेमेंट्स, ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, ई बैंकिंग में इतना हो गया। अब हम करेंगे टैक्सेशन। ई टैक्सेशन में एक ही पॉइंट है, और वो है कि ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। हाँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ओम्बड्समैन जो सिस्टम है, बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया था, लिख लो आप सारे। हाँ, ई बैंकिंग में ओम्बड्समैन, जो भी कंप्लेंट, ऑनलाइन कंप्लेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है,
ओम्बड्समैन नहीं, ओम्बड्समैन वो ओम्बड्समैन एक वर्ड है जिसे आप हर तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी है आपके ऑफिस में तो कोई तीसरी पार्टी अगर उसे पॉइंट आउट करी तो वो ओम्बड्समैन ही हुआ। ये बैंक के ओम्बड्समैन के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक बैंक में एक ओम्बड्समैन ऑफिसर होता है, ठीक है, जो सारे बैंक की कंप्लेंट्स को रजिस्टर करता है। आप उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्री, ये लिख सकते हो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आ जाइए ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ITR, ठीक है। जो भी आपको फाइन्स देने, जो भी आपको पेनल्टीज देनी है, सब ऑनलाइन पे हो जाता है आजकल, टैक्सेस अपने भरने, ठीक है। तो ये ई टैक्सेशन हो गया। तो ये सारे क्या हो गए आपकी एप्लीकेशंस हो गई ऑफ ई गवर्नेंस। क्या क्या पढ़ा हमने एप्लीकेशंस में? बिल्कुल ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा एनालिसिस हो गया, ये सब चल रहा है इनिशियल स्टेजेस में। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, अभी भी गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रखती है इन टेक्नोलॉजीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, क्योंकि इसके साथ रिस्क तो होती है, साइबर सिक्योरिटी, साइबर थेफ्ट का रिस्क है ही, ठीक है। तो जब तक इनकी कोई कमिटी नहीं बन जाती, जो एक्सपर्ट्स की कमिटी होती है, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं जो इस पार्ट में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज होती हैं जैसे TCS, विप्रो, जिन्होंने एंटीवायरसेस बनाए होते हैं अपने, उनको बुलाया जाता है, कंसल्टेशन होकर एक हाई लेवल कमिटी बनती है, और फिर जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती है, हम किसी टेक्नोलॉजी को अंदर नहीं लाने देते हैं, क्योंकि हमारी अगर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाती है तो वो हमारे लिए बहुत सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, हमने कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल्स। पहले हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, देयर आर बेसिकली 4 मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। The first one is government to government, the second one is government to citizen, the third one is government to businesses, and the fourth one is government to employees, ठीक है। I'll write it down. The first one is government to government. It creates a bond between two government or two and more government offices, institutions, organizations. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ आ रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को अगर डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन सेंड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल G2G का, एक गवर्नमेंट ऑफिस दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के साथ कैसे डील कर रहा है। G2C हो गया गवर्नमेंट टू, इसमें आप बोल सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हो गए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आप डाल सकते हो अगेन, ठीक है, या आप mygovernment.in पोर्टल डाल सकते हो, ठीक है। सारा काम जो गवर्नमेंट करी, कोविन पोर्टल डाल सकते हो, आरोग्य सेतु ऐप डाल सकते हो, आधार, डिजिटल आधार डाल सकते हो। ये सारी ऐप्स किस लिए बनाई गई हैं? सिटीजन्स के लिए ही बनाई गई हैं। किसके द्वारा बनाई गई हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, जस्ट कि एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो दोनों के बीच में, ठीक है। थर्ड आ गया आपका गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। गवर्नमेंट जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और अगर उससे प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व करना है या पब्लिक कंपनी को भी इन्वॉल्व करना है तो कॉन्ट्रैक्ट्स भरवाती है, टेंडर्स भरवाती है। आजकल वो ई प्रोक्योरमेंट कहलाता है। प्रोक्योरमेंट, जो भी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन हो गई, ई प्रोक्योरमेंट ऑफ टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, बिजनेसेस के साथ। एग्जाम्पल है आपका MCA 21,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, लिख लो आराम से, फिर बात करेंगे। कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है जिसमें सारी कंपनीज जितनी भी रजिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है अपनी, जितने भी उनकी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स टेंडर्स की रिलेटेड है, वो इस इनिशिएटिव के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया ये MCA 21। ठीक है, इसको ज़रूर मेंशन करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का है। सभी कंपनीज का रिकॉर्ड, जो भी रजिस्ट्री होती है कंपनीज की असेट्स की, वो सब MCA 21 के अंडर है। ठीक है, तो ये बिजनेसेस के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आ गया आपका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, जैसे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, उनकी सैलरी, पेंशन, जीवन प्रमाण कि आप जिंदा हो। आपको पता है 60 ईयर्स के बाद हर साल जाना पड़ता है, या साल में 2 बार भी जाना पड़ता है अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ, ताकि पेंशन पूरी आए। हंसने वाली बात नहीं है, एक्चुअली रिटायर्ड ऑफिशियल्स रिटायरमेंट के बाद कई स्टेट्स में 62 भी है रिटायरमेंट की एज। हाँ, तो जीवन प्रमाण के लिए आपको जाना पड़ता है बैंक में या पेंशन ऑफिस में कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, तो अभी पूरी पेंशन आनी चाहिए मेरी, क्योंकि मरने के बाद आधी पेंशन आती है। ठीक है ना, तो ये पेंशन, सैलरी, अटेंडेंस, ये जितनी भी डिटेल्स होती हैं जो एम्प्लॉयज़ की होती हैं, वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ वाले इनिशिएटिव में आएगा। ठीक है, इसको ई प्रमाण भी एक इनिशिएटिव है इसका, वही जीवन प्रमाण के लिए कि आप वीडियो कॉल करके भी बता सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गए 4 मॉडल्स ऑफ। इसको अच्छा डायग्राम बना के आप आंसर में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई डायग्राम बना के कि मॉडल्स हैं ये 4। ठीक है, और सबके फुल फॉर्म लिख दो यहाँ पे, चाहो तो एक एक एग्जाम्पल भी लिख दो ऐप का। हाँ, बायोमेट्रिक भी है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो चारों के एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये बताया, ये बताया, ई प्रमाण बताया, चारों के एग्जाम्पल लिख दो, अच्छा डायग्राम बन जाएगा ये। मॉडल्स डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन नहीं पूछेगा, लेकिन यूज़ करना चाहिए कि आप ये लिख सकते हो कि जब भी इसकी बात हो, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात हो, तो आप कह सकते हो कि G2C is one of the most important models of e-governance where a link or a bond is created between the government and the citizens for efficient delivery services. For example, JAM, My Government, एक मेंशन कर सकते हो लाइन में। ठीक है, कर दूँ आप? ये हमने पढ़ लिया मॉडल्स ऑफ ई-गवर्नेंस। क्या हुआ? अब हम पढ़ेंगे रीसेंट इनिशिएटिव्स। ये आप लिख लो, इनिशिएटिव्स जो अभी तक लिए गए हैं, जो सक्सेसेस हैं इंडियन गवर्नमेंट की। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ब्रैकेट में लिखो जनधन योजना ट्रांसफ़र। जनधन योजना एंड जैम ट्रिनिटी। टाइम क्या हुआ? 3 बज गए। चलो ये रीसेंट इनिशिएटिव्स लिख लेते हैं, फिर अगले लेक्चर से करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एप्लीकेशंस पढ़ाई, मॉडल्स पढ़ाई, अब मैं आपको सक्सेसेस पढ़ा रही हूँ। द फर्स्ट वन लिखा डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, ब्रैकेट में आपने एग्जाम्पल में जैम ट्रिनिटी और जनधन योजना लिख दिया कि सबसे पहले आप अकाउंट्स बनवाएंगे और मोबाइल के थ्रू उसको एक्सेस कराएंगे जैम ट्रिनिटी में। ठीक है, सेकेंड लिखिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ ई गवर्नेंस है, 2015 लिख लो ब्रैकेट में। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का क्या मतलब है? बहुत सारी स्कीम्स इसके अंडर आएंगी। 2015 में लिया गया था। इसके 2 विजन्स हैं, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
एज यूटिलिटी टू सिटीजन्स। क्या मतलब है इसका? कि पहले तो आपको सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर्ड करना है, मतलब उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स होने चाहिए, उनके हाथ में इंटरनेट होना चाहिए, उनके हाथ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू एक्सेस दैट इंटरनेट। ठीक है। दूसरा, आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी देना ही देना है सिटीजन्स को। मतलब कि आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, यू कैन नॉट से दैट। आपको प्रोवाइड करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उन सिटीजन्स को, तभी तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो डिजिटली एम्पावर्ड होंगे। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट विजन है ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2015 में लॉन्च किया गया था। थर्ड है mygovernment.in पोर्टल, जो मैंने अभी आपको बताया। इट इज़ अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। वन क्लिक पे आप कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, mygovernment.in। फोर्थ है ई क्रांति, ई-क्रांति। ई क्रांति मतलब ये बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया है। ई क्रांति का मतलब है कि रूरल एरियाज़ में नेटवर्क और इंटरनेट देना है आपको। ठीक है, रूरल एरियाज़ में, हिंदी में है, इस तरह से याद कर सकते हो, रूरल एरियाज़ में डिजिटल एम्पावरमेंट ई क्रांति का इनिशिएटिव है। फिर आ गया डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पता होगा सबको, नहीं पता? डिजी लॉकर क्या होता है? आप अपने सेफली सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें रख सकते हो। डिजी लॉकर हो गया आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपने सेफली रख सकते हो। अभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब डिजिटली साइंड है बाय यू। ठीक है, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, साइन कर सकते हो। ये एक डिजी लॉकर बनाया हुआ है। ठीक है, आपके आधार से एक्सेसिबल होता है ये भी। फिर आ गया उमंग ऐप। उमंग ऐप अगेन जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करने के लिए सिंगल ऐप बनाई गई है। ठीक है, सब स्कीम्स का आप स्टेटस देख सकते हैं उमंग ऐप पे। ठीक है, उनको एक्सेस करने के लिए सारा एक ही पॉइंट पे मिल जाएगा आपको उमंग ऐप। फिर आया स्वयं, जो मैंने आपको बताया, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं इनिशिएटिव। एक है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इंडिया और स्टेट की सारी स्कॉलरशिप्स एट वन प्लेस। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। फिर PMG दिशा, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका एम है PMG दिशा, PMG दिशा। इसका एम है कि रूरल एरियाज़ में हर फैमिली में से एटलीस्ट 1% डिजिटली लिटरेट हो, ताकि वो बाकी सबको भी कर सके, बट एटलीस्ट एक तो हो। फिर है एटलीस्ट 1% इन ईच हाउस और इन ईच फैमिली टू बी डिजिटली लिटरेट। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन पेमेंट्स। उसमें आप एग्जाम्पल में भीम ऐप लिखो। आजकल हर सब्ज़ी, यहाँ पे थोड़ा कम है वैसे, हर सब्ज़ी वाले के पास भी पेटीएम हो गया आजकल। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आप कैशलेस ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जाइए, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड बनाने की बात की जा रही है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनको एक ग्रिड में बनाने की बात हो रही है। ठीक है, कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं आप। पास्ट जजमेंट्स हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। मेघराज, इंडियन गवर्नमेंट का क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव। मेघराज, मेघ मतलब क्लाउड, मेघराज, the cloud computing initiative of the Indian government। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग बताया था मैंने। फ्रॉम द स्क्रैच किसी भी चीज़ को खड़ा करने से टाइम लगता है, कॉस्ट लगती है। ऑलरेडी क्रिएटेड सर्विसेज को
यूज़ करना आसान होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वही है, ठीक है। इंटरनेट पे ऑलरेडी चीज़ें हैं, आपको बस उन्हें एक्सेस करके यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया सक्सेसेस ऑफ ई गवर्नेंस। जितने भी रीसेंट मॉडल्स हैं इनको आपको अपने आंसर में यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू यूज़ इट। जो मैंने एप्लीकेशंस कराई वो भी, और जो मैंने सक्सेसेस कराई वो भी, ठीक है। अब ये आपकी दिमाग होगा, आपकी इंटेलिजेंस होगी कि किस पॉइंट में किस एग्जाम्पल को पुट करना है, ठीक है। एजुकेशन में क्या, हेल्थ में क्या, जुडिशरी में क्या, टैक्सेशन में क्या, ट्रांसपोर्ट भी डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है। जैसे फास्ट टैग डाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट टैक्सेशन के बाद एक पॉइंट और ऐड कर लो, ट्रांसपोर्ट में फास्ट टैग एग्जाम्पल, ठीक है। अब कल हम करेंगे क्या क्या पोटेंशियल ई गवर्नेंस के हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और 2020 के कल एक नहीं 2 क्वेश्चंस करेंगे। एक ई गवर्नेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जो आज के सिलेबस से हो जाना चाहिए था, अब टाइम नहीं है तो ठीक है, कल करेंगे इसके 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। थैंक यू। हाँ, कोई भी कंप्यूटर इनिशिएटिव डेंजरस तो होता ही है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपकी मिनिस्ट्री हैक की वेबसाइट हैक की जा सकती है, लेकिन ये है कि वो सिक्योर्ड होता है, इनक्रिप्टेड होता है।